दिल्ली सल्तनत, जिसे भारतीय इतिहास में एक प्रमुख परिवर्तन माना जाता है और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो आज की वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है वह किस प्रकार से लिखा गया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास को लिखने वाले जो इतिहासकार हैं उनमें जो अरबी इतिहासकार हैं, जो फारसी इतिहासकार हैं, उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली के इतिहास को लिखा, उनका जो वैचारिक पक्ष है वह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे अरबी में और फारसी में इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, कैसे बाद में फारसी भाषा ने डोमिनेंस स्थापित किया अरबी भाषा पर और उसका प्रभाव हमको दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दिखेगा। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम दिल्ली सल्तनत को और इनके राजाओं के विषय में देखेंगे, इनकी व्यवस्थाओं के विषय में देखेंगे, तो उनकी सबसे ज्यादा जानकारी हमको इन इतिहासकारों के माध्यम से ही मिलती है। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि इन इतिहासकारों ने किस तरह से दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा और दिल्ली सल्तनत से जुड़ी जो इतिहास की प्रमुख धारणाएं हैं उन धारणाओं को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल से और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आप इसका ठीक से लाभ उठा पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख इतिहासकारों के विषय में। आइए जानते हैं दिल्ली सल्तनत का इतिहास किस प्रकार से लिखा गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरबी भाषा का उदय होता है और यह इस्लाम जगत की भाषा बन जाती है। इस्लाम जगत की इस भाषा के माध्यम से जो ऐतिहासिक लेखन है वह हमको अरबी भाषा में मिलता है। अरब में ही इस्लाम का उदय होता है और वहीं से इस्लाम अन्य क्षेत्रों में फैलता है और जब यह इस्लाम अन्य क्षेत्रों में फैलता है तो अपने साथ यह अरबी भाषा को अन्य देशों में भी फैलाता है और यही माध्यम बनता है इस्लाम की जो प्रारंभिक पुस्तकें हैं उनके विषय में जानकारी देने का। इसमें एक शब्द मिलेगा आपको, इस्नाद। इस्नाद कहेंगे ऐसी श्रृंखलाओं को जो वर्णन करती है घटनाओं का, मतलब घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से वर्णित करने को इस्नाद कहा जाता है। हम देखते हैं कि समय के साथ जो अरबी इतिहास लेखन है उसमें एक प्रमुख विशेषता के रूप में इस्नाद हमको मिलने लगता है। एक बड़ा परिवर्तन हम इतिहास में और देखते हैं अरबी इतिहासकारों के साथ और इसके बारे में के.एन. निजामी ठीक से बताते हैं। वह कहते हैं कि जब यह अरब परंपरा स्टार्ट हुई, जब यह अरबी इस्लाम लेखन प्रारंभ हुआ, तो जो लोकतांत्रिक आदर्श हैं उन आदर्शों को इतिहास में पिरोया गया। इतिहास लेखन में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रभाव दिखने लगा और इससे जो इतिहास पहले किसी राजा विशेष पर सीमित होता था, किसी राज्य विशेष पर सीमित होता था, उस इतिहास लेखन में अब आम जनमानस की भूमिका भी हमको दिखती है। इससे पहले हम यह देखते हैं कि जो इतिहास लिखे जा रहे थे उन इतिहास की पुस्तकों में राजाओं का वर्णन ज्यादा था, उनकी जो राज्य व्यवस्था है, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं का वर्णन ज्यादा मिलता था। लेकिन जब अरबी भाषा में या हम कहें जब इस्लाम की भाषा में इतिहास का लेखन प्रारंभ हुआ तो उसके साथ जो लोकतांत्रिक आदर्श होते हैं इतिहास लेखन में वह हमको दिखने लगे। इनके माध्यम से अब जो इतिहास लिखा गया उनमें न केवल शासकों की, राजनीतिक घटनाओं की और उनके शिविरों की कहानी थी, बल्कि अब आम आदमी की कहानी भी लिखी गई। इनके माध्यम से जो आम समाज है उस समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था में योगदान है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो सामाजिक, उनका जो आर्थिक, उनका जो सांस्कृतिक और उनका जो धार्मिक स्तर है, उन सब के विषय में हमको जानकारी मिलती है। तो इस तरह यह माना जाता है कि जो लोकतांत्रिक इतिहास लेखन है वह इस अरब भाषा के इतिहास लेखन से ही प्रारंभ हुआ। फिर हम देखते हैं कि यह जो इस्नाद की परंपरा है, यह इस्नाद की परंपरा क्यों विकसित हुई। तो इसके पहले हम देखते हैं कि जो कुरान है, इस्लाम धर्म की पुस्तक, उस पुस्तक को कलमबद्ध करना था, मतलब उसको लिखना था और उसके माध्यम से जो लक्ष्य था वह यह था कि सबसे अंतिम या सबसे पवित्र सत्य क्या है, सबसे लास्ट ट्रुथ क्या है, उस बात को जानना था और उसके लिए जो सत्य की खोज करने का लक्ष्य है वह हमको दिखने लगता है। मतलब इस्लाम भी यह जानना चाहता था कि अंतिम सत्य क्या है। जब भी आप दर्शन पढ़ेंगे तो दर्शन में जो अंतिम लक्ष्य होता है वह हमेशा यही दिखेगा कि अंतिम सत्य क्या है और अंतिम सत्य जानने की जो इच्छा है वही कहीं ना कहीं दर्शन का विकास करती है। इसी तरह से जब कुरान को कलमबद्ध किया गया तो कुरान के माध्यम से भी यह जानने का प्रयास किया गया कि अंतिम सत्य क्या है। अब इसमें क्या होगा, कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी, घटनाओं की आपको कड़ियां एक दूसरे से जोड़नी पड़ेंगी कि पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, तो आपको रेफरेंस ढूंढने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, जो इतिहास लेखन है उस इतिहास लेखन में आपको क्रमबद्ध इतिहास लिखना होगा, क्योंकि अब आप अंतिम सत्य को खोज रहे हैं। तो कुरान की जो लेखन परंपरा विकसित हुई उसके कारण जो इस्नाद की लेखन परंपरा है
वह हमको विकसित मिलती है। इसी में हम देखते हैं कि एक बालादुरी है, इनकी एक रचना है फिजुल उल बुल्दान, और इस पुस्तक के माध्यम से जो घटना है, उनकी जो श्रृंखला है, उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से जो इसनाद लेखन की परंपरा है, वह परंपरा विकसित हुई और इसने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए। यह जब भी किसी समाज की बात करता था तो उसके पीछे कारणों की बात करता था। मतलब इतिहास में तर्कवादी चिंतन वह हमको विकसित हुआ दिखता है। एक बड़ा परिवर्तन अरबी इतिहास लेखन में अल मसूदी के समय काल में देखने को मिला। इसके समय क्या हुआ, जो इतिहास का लेखन है उसके साथ भूगोल को भी जोड़ा गया। अब न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया जाता था, बल्कि उससे जुड़ी जो भूगोल की चीजें हैं उनके विषय में भी बताया जाता था। इसके माध्यम से जो घटनाएं होती थी उनकी हमको ज्यादा सटीक जानकारी मिलती थी। अल मसूदी एक यात्री था और उसने भारत, श्रीलंका, इन सारे देशों का भ्रमण किया और उनके बारे में काफी कुछ अपनी पुस्तकों में लिखा है। मतलब भारत के बारे में और श्रीलंका के बारे में काफी कुछ अपनी पुस्तकों में लिखा है। तो उसमें अब यह जियोग्राफी का इस्तेमाल करने लगेगा इतिहास लेखन के साथ, जिससे हम देखते हैं कि इतिहास में एक प्रभाव और विकसित होता है कि अब जो कारण है और उसका जो प्रभाव है, इस पर व्याख्याएं की जाएंगी। इनको काफी डिटेल से चेक किया जाएगा और इनको जब भौगोलिक तथ्यों के साथ जोड़ा जाएगा तो हम जियोग्राफिकल एंगल भी देखेंगे इतिहास लेखन के साथ। मतलब कोई घटना किसी क्षेत्र में क्यों घटित हो रही है, उसके पीछे के जो कारण है और उनके बाद जो प्रभाव पड़ेगा उस घटना का, उन सब का वर्णन अब किया जाने लगेगा। तो इतिहास लेखन में दो परंपराएं विकसित हुई। पहला इसनाद लेखन, जिसमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से इतिहास को लिखा गया। दूसरा अल मसूदी का वर्णन, जिसके माध्यम से भूगोल को भी इतिहास के साथ जोड़ा गया। उसके बाद प्रारंभ होता है दरबारी इतिहास लेखन। अरबी इतिहास में एक लेखन की अगली परंपरा या अगली जो पीढ़ी है या अगला जो स्टेप है वह विकसित होता है दरबारी इतिहास लेखन के साथ। हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में इस तरह का इतिहास लेखन किया जाता है। इतिहास लेखन में हम देखते हैं कि जो लेखक हैं, इन लेखकों को अब क्या दिया जाएगा, संरक्षण। मतलब राजा लेखकों को संरक्षण देंगे और जब राजा लेखकों को संरक्षण देंगे तो यह लेखक राजा के विषय में काफी कुछ लिखेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि जो दरबारी व्यवस्था है, उस दरबारी व्यवस्था को अब इतिहास की पुस्तकों में लिखा जाएगा। और लिखेगा कौन, वह लेखक जिसको राजा द्वारा संरक्षण दिया गया है। तो इतिहास में एक फिर से परिवर्तन होगा कि अब जो दरबारी इतिहास लेखन है वह काफी बड़ी मात्रा में होने लगेगा और इसकी शुरुआत 11वीं शताब्दी में हमको दिखती है। अब जो दरबार की राजनीतिक व्यवस्था है, जो अभिजात्य वर्ग है या जो अपर क्लास है दरबार में, उन पर केंद्रित इतिहास लिखा जाने लगेगा। इसमें प्रमुख इतिहासकारों को हम देखें तो अल मुसाब्बी, जो कि मिस्र का इतिहास लेखक है, अल कुतुर्बी, यह स्पेन का या जिसका पुराना नाम हमको अंदुलेसिया मिलता है, उस क्षेत्र का इतिहास लिखा गया। अल उतबी मिलेगा, जिसकी पुस्तक है तारीखे यामिनी, और यह गजना के सुल्तान महमूद और सुबुक्तगीन के विषय में काफी डिटेल से बताता है। इसके बाद इब्न खलदून की पुस्तक मुकद्दिमा मिलेगी, जिसमें यह बताता है कि जो राजा हैं वह कैसे मजबूत हुए, क्या कारण थे, और उनमें सबसे प्रमुख चीज यह कबीलाई व्यवस्था को बताता है। यह कहता है कि असबिया का विकास हुआ, मतलब जो कबीले हैं वह इकट्ठा हुए और उनके माध्यम से जो उनमें एकजुटता की भावना है, उस भावना के कारण राजवंशों का विकास हुआ। तो इतिहास लेखन में अब जो दरबारीकरण है वह हमको दिखेगा और इनमें अब जो राजाओं का इतिहास है वह ज्यादा मुख्य भूमिका में होगा। मतलब उनके इर्द गिर्द ही अब इतिहास का लेखन किया जाएगा। फिर आता है फारसी इतिहास लेखन। इसके माध्यम से जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजवंश है, उनका इतिहास लेखन अब किया जाने लगेगा। इसमें हम एक बड़ा परिवर्तन देखते हैं कि अरबी की जगह अब फारसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा इतिहास लेखन में, और एक कैटेगरी डेवलप होगी जिसमें शासकों को समर्पित रचनाएं लिखी जाएंगी। अब इनका जो केंद्र है वह केवल और केवल राजा है। तो अरबी इतिहास लेखन में पहले समाज केंद्रित इतिहास लिखा जाएगा। उसमें समाज की जो घटनाएं हैं, आम जनमानस है, उनसे जुड़े घटनाक्रम लिखे जाएंगे। फिर उनका केंद्रीकरण होगा और वह राजा पर और दरबार पर फोकस हो जाएंगे। फिर आएगा फारसी इतिहास लेखन। इसमें जो शासक हैं उनको समर्पित रचनाएं लिखी जाएंगी। अब राजा ही केंद्र बिंदु होगा इतिहास लेखन में। इसमें हम देखें तो मिन्ना ए सिराज जुजनानी की पुस्तक तबकात ए नासरी मिलती है, जिसमें नासिरुद्दीन का वर्णन है। जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोज शाही मिलती है, जो फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है। इसमें यह फिरोज शाह तुगलक के विषय में काफी डिटेल से बताते हैं। बर्नी के विषय में
हम और डिटेल से अभी देखेंगे कि इनका इतिहास लेखन किस प्रकार का है और क्या प्रभाव है बरनी का इतिहास में, और इनका उदय कैसे हुआ वह बात भी हमको समझनी होगी। क्योंकि जब बहुत सारी चीजों को आप जोड़ के देखेंगे तब उससे आप सबसे पहले यह समझ पाएंगे कि यह इतिहासकार है कौन, और जब आप यह समझ पाएंगे कि यह इतिहासकार है कौन तो आपको यह समझ में आएगा कि उसके इतिहास लेखन के पीछे जो विचारधारा है वह विचारधारा किस प्रकार काम कर रही है। और जब आप उस विचारधारा को समझ लेंगे तो उसके बाद आप यह समझेंगे कि वह इतिहास लेखन कितना निष्पक्ष होकर लिखा गया है। तो इससे हमको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। तो अब हम देख रहे हैं बरनी की जो पुस्तक है तारीखें फिरोज शाही, और बरनी के समय हम देखते हैं कि इनकी जो पुस्तकें हैं उनमें सूफियों का भी उल्लेख मिलने लगता है। जो इस्लाम में एक नया परिवर्तन होगा कि सूफीवाद इस्लाम से जुड़ेगा और एक अलग श्रृंखला के रूप में विकसित हो जाएगा, उसका प्रभाव हमको बरनी की पुस्तकों में दिखने लगेगा। वहीं फिर हम देखें अबुल फजल को, तो अबुल फजल यह भी अरबी परंपरा का पालन करता है लेकिन फारसी परंपरा में भी यह इतिहास लेखन करता है। तो अबुल फजल फारसी परंपरा में भी लिखेगा और अरबी परंपरा में भी लिखेगा। अरबी परंपरा का मतलब यह समाज पर केंद्रित इतिहास भी लिखेगा, राजा पर केंद्रित इतिहास भी लिखेगा, दरबारियों पर केंद्रित इतिहास लिखेगा और व्यक्तिगत इतिहास को भी यह लिखेगा। तो इस तरह से इतिहास लेखन में फारसी इतिहास लेखन प्रारंभ होता है और एक नया परिवर्तन हमको देखने को मिलता है इतिहास लेखन में। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो अरबी इतिहास लेखन है उस पर फारसी इतिहास लेखन का आधिपत्य हो जाता है। अब जो फारसी इतिहास लेखन है अर्थात राजा केंद्रित जो इतिहास लेखन है वह इतिहास लेखन ही ज्यादा प्रभावी होगा और फारसी इतिहास लेखन ही मुख्यतः किया जाने लगेगा। इसमें हम देखते हैं चचनामा को, जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के विषय में काफी डिटेल से बताता है, और इसमें जो केंद्रीकरण है इस इतिहास लेखन का वह मोहम्मद बिन कासिम के आसपास हमको दिखता है। इसी तरह अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद, और इसमें भी हमको भारतीय इतिहास लेखन दिखेगा, मतलब भारत के बारे में काफी कुछ लिखा जाएगा इस पुस्तक में और इससे हम भारत के विषय में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाते हैं। एक पुस्तक मिलेगी हसन निजामी की ताज उल मासिर, इसके माध्यम से हम देखते हैं कि हसन निजामी अब एक बात विकसित करना चाहेंगे कि अब अरबी इतिहास लेखन ही किया जाना चाहिए और अरबी ही इतिहास लेखन की एकमात्र सबसे उचित भाषा है। तो इतिहास लेखन में इस तरह से भाषाओं पर जोर दिया जाएगा, अरबी इतिहास लेखन पर फारसी इतिहास लेखन हावी हो जाएगा, राजा केंद्रित इतिहास अब ज्यादा लिखा जाएगा और जो सामान्य जनता है उससे जो इतिहास की दूरी है वह हमको दिखने लगेगी। मतलब इतिहास की पुस्तकों में जो आम जनता है उसके विषय में काफी कम लिखा जाने लगेगा। फिर हम देखते हैं सल्तनत काल। यह जो लेखक हैं सल्तनत काल के, अब यह मुख्यतः फोकस हो जाएंगे फारसी परंपरा पर, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि बीच बीच में आपको अरबी परंपरा के भी कुछ लेखक मिलेंगे जो आम जनता के बारे में भी लिखेंगे, लेकिन जो मेजोरिटी है वह मेजोरिटी अब हो जाएगी फारसी परंपरा के अंतर्गत और यहाँ पर इतिहास लेखन राजाओं को केंद्र में रखकर किया जाएगा। तो हम अगर देखें तो हसन निजामी एक फेमस इतिहासकार, मिन्ना उल सिराज, जुजमानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, ठक्कर फेरू, इसासी, शम्स, सिराज, अफीफ, याहया बिन सरहिंदी, यह प्रमुख इतिहासकार हमको दिखेंगे। हसन निजामी जैसा हमने अभी देखा तो यह मयासिक पुस्तक लिखते हैं और यह इनका पहला आधिकारिक इतिहास है। इसमें यह दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं 1192 से लेकर, मतलब जब तराइन का युद्ध हुआ था वहां से लेकर 1229 तक जो घटनाक्रम है उसके विषय में काफी डिटेल से यह बताते हैं। इन पर हम देखते हैं कि एक ख्वारिज्म इतिहासकार है रशीद वतवत का इन पर काफी प्रभाव है और जो अलंकारिक भाषा है मतलब काव्य शैली का प्रयोग यह अपनी भाषा में करेंगे और उसके माध्यम से हम देखते हैं कि इतिहास में अलंकारों का प्रयोग बढ़ जाएगा। इसी परंपरा को बाद में अमीर खुसरो और अबुल फजल जैसे इतिहासकार भी अपनाते हैं और अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं इतिहास लेखन में। एक प्रमुख इतिहासकार बरनी के विषय में देखें तो इसकी पुस्तक है फतहनामा। इस पुस्तक में यह हसन निजामी की बहुत प्रशंसा करता है और हम देखते हैं कि हसन निजामी का प्रभाव इस बरनी पर हमको दिखने लगेगा। हसन निजामी के विषय में काफी डिटेल से अगर हम जानना चाहें तो हम देखते हैं कि जो आपका यह हसन निजामी है यह निशापुर का मूल निवासी था। इसके जो पिताजी हैं निजामी अर्जू, यह समरकंद के क्षेत्र में एक विद्वान थे और जो ईरान की सबसे प्रसिद्ध हस्तियां हैं उमर खय्याम, उनके यह दोस्त हैं। तो ईरानी परंपरा से इनका कनेक्शन है और ईरान के जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उमर खय्याम, उनके इनके पिताजी दोस्त थे। इनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं वह हैं
मोहम्मद अली कुफू, और इन्हीं के सुझाव पर, इसके मोहम्मद अली कुफू के सुझाव पर यह निशापुर से गजना के क्षेत्र में चले गए थे और बाद में जो गजना है वहीं से यह दिल्ली चले गए। तो गजना हमने देखा था वहां पर किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित थी, कैसे कबीलाई व्यवस्था से वह राजसी व्यवस्था में परिवर्तित हुई, कैसे बाद में भारत से बहुत सारा धन लूटा गया और उस धन को ले जाकर गजना का विस्तारीकरण किया गया। जो पहले एक आदिवासी क्षेत्र मात्र था उस क्षेत्र का विकास किया गया भारतीय धन से। तो यह पहले गजना जाते हैं, गजना से बाद में यह दिल्ली चले आते हैं। इनको बुलाया क्यों गया दिल्ली के क्षेत्र में? तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक, शिहाबुद्दीन गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इन सब की जो उपलब्धियां हैं, कैसे इन्होंने इतिहास में योगदान दिया, कैसे इन्होंने युद्धों को जीता, कैसे इस्लाम का इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया, उन सारी बातों को लिखवाना चाहता था। मतलब इतिहास की पुस्तकों में इनका नाम दर्ज करवाना चाहता था, इनका इतिहास लेखन वह करवाना चाहता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक हसन निजामी को दिल्ली के क्षेत्र में बुलाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही समय बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो इल्तुतमिश है वह सत्ता को संभालता है। सत्ता को संभालने के बाद यह लाहौर से दिल्ली राजधानी को ले जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी और अब जो इल्तुतमिश है, जो दामाद है कुतुबुद्दीन ऐबक का, यह राजधानी को ले जाता है लाहौर से दिल्ली। और इसी से जो हसन निजामी है इसको भी अब दिल्ली आना पड़ा। यह पहले गया निशापुर से गजनी, गजनी से यह गया लाहौर और लाहौर से इसको बाद में अंततः आना पड़ा दिल्ली के क्षेत्र में। और इसको बुलाया किस लिए गया था? क्योंकि यह शिहाबुद्दीन गौरी और मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं उनको लिख सके। लेकिन यह अपने क्षेत्र से बहुत दूर गया था, मतलब यह निशापुर से काफी दूर चला गया था। उस कारण से यह जो हसन निजामी है इसके मन में एक बात थी कि वापस अपने क्षेत्र को लौट जाना चाहिए। मतलब मातृभूमि से इसका लगाव था, जहां पे इसका जन्म हुआ, जहां इसका पालन पोषण हुआ, उस क्षेत्र से इसका लगाव था। यह चाहता था कि जल्दी से जल्दी यह अपने क्षेत्र में वापस चला जाए। अब इसका प्रभाव आपको इतिहास की पुस्तकों में दिखेगा। कैसे? क्योंकि हसन निजामी जल्दबाजी में इतिहास लेखन करेगा, इसलिए बहुत सारे तथ्यों को यह नहीं लिख पाएगा, बहुत सारी घटनाओं को यह सही से प्रमाणित किए बिना लिख देगा। तो इसका जो इतिहास होगा उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगने लगेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप विचारधारा को ठीक से समझिए कि इतिहास लेखक का किस तरह की मानसिकता है, वह किस तरह से डेवलप हुई है और उसने कैसे इतिहास को लिखा है। तभी आप ठीक से समझ पाएंगे कि उसके द्वारा जो लिखित इतिहास है वह इतिहास कितना प्रभावशाली है या उसका कितने प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हसन निजामी जो निशापुर से गजना जाता है, गजना से लाहौर जाता है, लाहौर से फिर दिल्ली जाता है और दिल्ली में अब इसको इतिहास लेखन करना है। अब इसके मन में है कि इसको वापस निशापुर चला जाना है, तो उसके कारण यह इतिहास को काफी जल्दबाजी में लिखेगा। इसी बात को इक्तिदार हुसैन सिद्दीकी बताते हैं। वह कहते हैं कि हसन अपने नायक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के महान व्यक्तित्व से प्रभावित था। इसके विपरीत जब इल्तुतमिश का शासनकाल आता है तो वह जल्दबाजी में इतिहास को लिखता है और क्योंकि उसका टारगेट था कि इतिहास को लिखकर वह जल्दी से दरबार में पेश कर दे, अपने इनाम की राशि वह प्राप्त करे और वापस अपने क्षेत्र निशापुर चला जाए, तो इस कारण हसन निजामी बहुत जल्दबाजी में इतिहास को लिखता है। हसन निजामी इस तरह के वर्णन देता है अपनी पुस्तकों में। इसके वृत्तांत अगर हम देखें तो 1217 तक हमको मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो इल्तुतमिश है वह इसके केंद्र बिंदु में नहीं है। यह ज्यादातर इतिहास लिखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यह इतिहास लिखना प्रारंभ करेगा, मतलब उससे पहले के जो व्यक्तित्व हैं उनके विषय में लिखेगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। तो इसकी इतिहास की पुस्तकों में कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रभाव हमको दिखेगा। वहीं यह इल्तुतमिश के विषय में ज्यादा नहीं लिखेगा। 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। इल्तुतमिश के बाद 1236 में रजिया सुल्तान बनेंगी राजा और 1240 तक वह शासन को संभालेंगी। तो यह इल्तुतमिश के समय काल में इतिहास का लेखन करता है, लेकिन इल्तुतमिश इसके इतिहास के केंद्र में नहीं है। इससे हम देखते हैं कि जो इक्ता व्यवस्था है इल्तुतमिश के टाइम डेवलप हुई एक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से कर संग्रह किया जाता था, भूमि का आवंटन किया जाता था। उस व्यवस्था के बारे में इसकी पुस्तकों में हमको वर्णन नहीं मिलेगा। तो हसन निजामी का जो इतिहास लेखन है वह कहीं ना कहीं ऐबक के ही या कुतुबुद्दीन ऐबक के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसने ऐबक की खूब सारी प्रशंसा की है, लेकिन
जब उसकी मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश के समय यह काफी मौन हो गया, या हम कहें कि इल्तुतमिश के विषय में इसने काफी कम लिखा है। और इसके बाद जो आराम शाह था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह था, वह गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन गद्दी पर अंततः बैठता है इल्तुतमिश। तो जो यह विवाद है गद्दी को लेकर, मतलब ऐबक के बाद और इल्तुतमिश के मध्य, जब यह आराम शाह वह गद्दी पर बैठना चाहता है, तो उस समय जो विवाद है उस विवाद की चर्चा हमको बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। इसीलिए जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश राजा बन जाता है, लेकिन बीच में आराम शाह नामक व्यक्ति है जो ऐबक का पुत्र है, वह गद्दी पर बैठना चाहता है और गद्दी पर कुछ समय के लिए बैठता भी है। उसका वर्णन हमको हसन निजामी की पुस्तकों में नहीं मिलेगा। तो इस तरह हसन निजामी इतिहास का लेखन करते हैं। वहीं आराम शाह के बाद हम देखते हैं एक अमीर दाद होता है, उसने जो साजिशें की इस आराम शाह को हटाने के लिए, उन साजिशों का भी उल्लेख हमको नहीं दिखता है। तो आराम शाह के विषय में नहीं मिल रहा है, इल्तुतमिश के विषय में बहुत कम इसने लिखा है, यह ज्यादातर लिखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो चंगेज खान का इतिहास है, क्योंकि इसको पीछे से इतिहास लिखने के लिए बुलाया गया है, तो चंगेज खान का जो इतिहास है उसके विषय में भी यह ज्यादा नहीं लिखता है। चंगेज खान ने सिंधु पर आक्रमण किया और भारतीय क्षेत्रों को जीता था, तो जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा चंगेज खान के हमले का, उसके बारे में भी यह काफी कम बोलता है। वहीं यह बख्तियार खिलजी का जो सैन्य अभियान है उसके विषय में बताएगा। मतलब यहाँ यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इसको घटनाओं का ज्ञान है, क्योंकि यह बख्तियार खिलजी की घटनाओं को बताएगा, लेकिन चंगेज खान की घटनाओं को नहीं बताएगा। बख्तियार खिलजी ने जो बंगाल पर अधिकार किया, नादिया नदी पर जो कब्जा किया बख्तियार खिलजी ने, उन घटनाओं के विषय में यह बताएगा, चंगेज खान की घटनाओं के विषय में नहीं बताएगा। तो इतिहास लेखन में हम देख रहे हैं कि हसन निजामी का जो इतिहास है उसमें किस तरह का प्रभाव दिखेगा इसके अपने व्यक्तित्व के कारण, और बाद की जो इतिहास की पुस्तकें लिखी जाएंगी हसन निजामी की इतिहास के पुस्तकों के बेसिस पर, उसमें भी हमको यह प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन हसन निजामी के साथ भी एक अच्छी चीज हम देखते हैं, एक लेखक है मिन्ना उर सिराज, यह जिन घटनाओं की बात नहीं करता है उन घटनाओं की बात हसन निजामी करता है। जैसे 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक वापस गजना गया, और गजना जब यह वापस गया है उस घटना के बारे में मिन्ना कम बताता है, हसन निजामी इसके बारे में ज्यादा बताता है, क्योंकि यह ज्यादा केंद्रित है कुतुबुद्दीन ऐबक के इर्द गिर्द। तो इसलिए ऐबक से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं उनका वर्णन हसन निजामी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। वहीं एक लड़ाई हुई थी हांसी के पास, हमने देखा था इस क्षेत्र को हरियाणा और दिल्ली के बीच में। तो हांसी के पास जो पाट जाटवान की लड़ाई हुई ऐबक की, उस लड़ाई के विषय में मिन्ना काफी कम बताता है। हसन निजामी इस लड़ाई के विषय में भी काफी डिटेल से बताता है। हसन निजामी जो राजपूतों का संघर्ष है उस संघर्ष के विषय में भी बताता है। कई बार इतिहास की पुस्तकों में आपको यह दिखेगा कि एकदम से आक्रमण हुए, भारत के क्षेत्रों को जीत लिया गया और भारत पर अन्य शक्तियों का अधिकार हो गया। लेकिन जब राजपूत संघर्ष को आप ठीक से समझेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय तक राजपूत भारतीय क्षेत्र को सुरक्षित रखते हैं, चाहे वह अरब के आक्रमण हो, चाहे वह तुर्क आक्रमण हो, और शुरुआती चरण के जो दिल्ली सल्तनत के लोग हैं इनके भी जो आक्रमण है उन सब से यह भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। तो राजपूतों का जो प्रतिरोध है, राजपूत जिस तरह से रोकते हैं, उन घटनाओं का हमको वर्णन हसन निजामी की पुस्तक में ज्यादा मिलता है। हसन निजामी अहिलवाड़ के युद्ध की बहुत चर्चा करता है और यह बताता है कि जो भीमदेव द्वितीय है, जब गुजरात पर हमला हुआ और उस हमले के समय यह युद्ध हुआ, कौन सा, अनहिलवाड़ का युद्ध, उस युद्ध में भीमदेव द्वितीय किस प्रकार से लड़े तुर्कों के खिलाफ और कैसे लगभग वह तुर्कों को हरा चुके थे, उस घटना का वर्णन हमको हसन निजामी की पुस्तक में मिलता है। 1193 में अजमेर के क्षेत्र में ऐबक किस प्रकार से हारता है और ऐबक की सहायता के लिए गजना से अतिरिक्त सेना आती है, उस बात का वर्णन भी यह करेगा। ग्वालियर के किले के विषय में यह काफी डिटेल से बताएगा और उसको कहेगा कि यह हिंद के किलों के हार में मोती है, मतलब हिंद के जो किलों का हार है उसमें यह मोती है, मतलब एक इंपॉर्टेंट प्लेस है ग्वालियर के किले का, उसकी चर्चा यह करेगा। फिर यह गवर्नर की शक्तियों पर, उनके कार्यों पर, इन सब पर भी प्रकाश डालेगा। यह बताएगा कि कैसे मोहम्मद बिन साम ने जो कोल का गवर्नर है उसको आदेश दिया और कैसे जो शहजादा नसीरुद्दीन था उसको लाहौर का गवर्नर बनाया गया इल्तुतमिश के द्वारा, और कैसे वह फरमान जारी किया था इल्तुतमिश ने, उन सारी घटनाओं का भी यह वर्णन करेगा। तो हसन निजामी कुछ जगहों पर हमको दिखता है कि केंद्रित है, जैसे
कुतुबुद्दीन ऐबक पर, और कुछ जगहों पर हमको दिखता है कि अन्य क्षेत्रों के विषय में भी यह काफी डिटेल से बताएगा। तो हसन निजामी के जो वर्णन है वह काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए इतिहास के साक्ष्य के रूप में। यह बताएगा अपनी पुस्तकों में बहुत सारे हथियारों के विषय में, बहुत सारे मूल्यवान रत्नों के विषय में, जो भारत में पाए गए संगीत वाद्य यंत्र हैं उनके विषय में, जड़ी बूटियों के विषय में, पक्षियों के विषय में, जानवरों के विषय में, इन सब के विषय में काफी डिटेल से यह बताएगा। यह बताएगा कि भारत में 28 प्रकार के लगभग हथियार हैं, बहुत सारे शस्त्रागार हैं, मतलब शस्त्रों को बनाने वाले कारखाने हैं बहुत सारे। कुछ शब्दों का यह प्रयोग करेगा, जैसे कटारे हिंद, यह कहेगा तलवार को, किले हिंदी, बर्छे को कहेगा, भालाए हिंदी, भाले को। इसी तरह से यह व्यापारियों के कारवे की बात करेगा, किस तरह से विदेशी व्यापारी या जो अरब के व्यापारी हैं वह भारतीय क्षेत्र में आते हैं, वह व्यापार करते हैं। ऐसे चीनी का व्यापार, रेशम का व्यापार, अरबी घोड़े का व्यापार, मोरक्को के चमड़े का व्यापार, चीन के शीशे का व्यापार, अनातोलिया के जरी और वस्त्रों का व्यापार, यह कैसे पूरा व्यापार चक्र चल रहा है, कैसे व्यापारियों के कार्य आ जा रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था का विकास है वह किस प्रकार से हो रहा है, इन सब के विषय में हसन निजामी काफी डिटेल से हमको बताता है। तो हसन निजामी का जो इतिहास है इसीलिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इतिहास की पुस्तकों में हसन निजामी द्वारा लिखे गए जो वर्णन है उनका काफी प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने जाना कि कैसे इतिहास लेखन में जो अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, कैसे उसका प्रारंभ हुआ, कैसे दरबारी इतिहास लेखन किया गया, आम जनमानस से जुड़ा हुआ जो इतिहास है उसका लेखन किस प्रकार से हुआ, कैसे इतिहास लेखन में जो विचारधारा है, जैसे हमने हसन निजामी का वर्णन किया, तो हसन निजामी के साथ जो विचारधारा जुड़ी हुई है कि इसको वापस जाना है जल्द से जल्द अपने क्षेत्र में, उसके कारण यह हड़बड़ी में इतिहास लिखेगा, इसको जल्दी से अपने क्षेत्र में वापस पहुंचना है, दरबार में इतिहास को लिखकर प्रस्तुत करना है जिसके लिए इसको बुलाया गया था। तो उन सब कारणों से यह जल्दबाजी में इतिहास लिखेगा, बहुत सारे वर्णनों को यह छोड़ देगा, लेकिन उसके साथ साथ यह बहुत सारी चीजों को भी एक्सप्लेन करेगा। तो यह सब कुछ हमने समझ लिया है। आने वाली वीडियो में हम एक बार और देखेंगे कि जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनके द्वारा लिखित जो इतिहास की प्रमुख पुस्तकें हैं वह पुस्तकें कौन सी है और किस तरह के वर्णन वह इतिहास से संबंधित करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।